मैंने आपको बोला था कि हम लोग रिवीजन इसकी करेंगे, ठीक है। और रिवीजन क्या है, दोबारा ही चैप्टर ये मैं आराम से ही कराऊंगा आपको, बट हम लोग मेन एस्पेक्ट्स को ही टच करेंगे। जैसे मैं पीछे फ्लो में कराया था उतना डीपली तो नहीं कराऊंगा, बट जो मेन हमारे टॉपिक जो एक्चुअली फॉर श्योर है कि आने हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वही होता है, उसको हम लोग आज करेंगे, ठीक है जी। तो ये चैप्टर व्हाट इज साइकोलॉजी बड़ा बेसिक सा चैप्टर है। रिद्धि ने तो मेरे साथ नहीं किया था, सिफत ने तो शुरू से ही पढ़ रही थी, तो सिफत ने मेरे साथ क्लासेस अटेंड करी थी, तो हमने पढ़ ही लिया था। ये जैसे ही खत्म होता है, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा पेस अप करके कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका हम लोग छोटे छोटे टेस्ट भी हम लोग रख लेंगे। हमने डिस्कस किया था, वो मुझे याद नहीं आ रहा, मेरी डायरी में लिखा हुआ है, तो उसके ऊपर हम लोग वर्कआउट कर लेते हैं। पहले ये एक बार पढ़ लेते हैं ये क्या क्या है। अभी तो नहीं खत्म होगा एक बार में, बट लेट्स सी कितना टाइम लगता है। तो बेसिक चैप्टर व्हाट इज साइकोलॉजी, और इसमें जो है इन्होंने इंट्रोडक्शन सबसे पहले दिया हुआ है कि क्या क्या इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। तो यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन आपको दी हुई है, बिल्कुल व्हाट इज साइकोलॉजी वाले ही पैराग्राफ में नीचे लिखा हुआ है कि साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड, साइकी मीनिंग सोल एंड लोगोस मीनिंग साइंस और स्टडी ऑफ सब्जेक्ट। तो ये पहला क्वेश्चन है जो 1-2 मार्कर आता है आपका कि व्हाट डू मीन बाय साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो है 2 वर्ड से निकली है, साइकी का मतलब आत्मा हमारी, सोल, एंड लोगोस का मतलब साइंस, दैट इज स्टडी ऑफ सब्जेक्ट। इसीलिए साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ सोल और माइंड भी कहा जाता है यहाँ पे। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन है जो कि 1 and 2 मार्कर है। पहले आप ये याद करेंगे, इसको मार्क कर लेना ताकि आपको दोबारा रेफर कर रहे हो, दोबारा आप जब रेफर कर रहे हो तो याद रहे कि यहाँ से क्वेश्चन कवर हो रखा है। इसके बाद सीधा पेज नंबर 3 पे आएंगे आप। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिया हुआ है साइकोलॉजी का एक्चुअल डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है कि व्हाट डू यू मीन बाय साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी इन्होंने बोला है, सॉरी एक सेकेंड, तो साइकोलॉजी इन्होंने बोला है कि ये एक फॉर्मली एक साइंस है और जो कि मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट पढ़ता है, ठीक है। तो ये एक्चुअल डेफिनेशन है, साइंस है पहली बात, और ये मेंटल प्रोसेसेस पढ़ता है। तो हमारे बहुत सारे मेंटल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, आगे अभी पढ़ने को मिलेगा। हम एक्सपीरियंस भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं और हमारा बिहेवियर भी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में होता है, वो सब साइकोलॉजी पढ़ने की कोशिश करता है। बेसिकली अगर एक बेसिक लेवल पे बोला जाए तो बहुत सारे साइकोलॉजी के ऊपर मीम्स भी बनते हैं कि तुम ब्रेन पढ़ते हो, तुम माइंड पढ़ते हो, तो ऐसा भी होता है एक हद तक। बट साइकोलॉजी जो है इंडिविजुअल को ओवरऑल स्टडी करता है। साइकोलॉजी माइंड, ब्रेन, बिहेवियर को भी पढ़ रहा होता है, और यहाँ पे वही बताया एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर तो लिखा ही हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो इसको इन्होंने फिर एक्सप्लेन किया है कि व्हाट आर मेंटल प्रोसेसेस, व्हाट आर एक्सपीरियंसेस, व्हाट आर बिहेवियर, सब वही 1-1-2-2 मार्कर ही है यहाँ पे। मेंटल प्रोसेसेस 1-1-2-2 मार्कर, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर्स आगे अभी पढ़ने को मिलेगा। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है मेंटल प्रोसेसेस क्या है। कहते हैं जब भी हम एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करते हैं ये इंटरनल होता है। मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया है, रिद्धि ने कुछ किया है, सिफत ने कुछ किया है, ये आप सबके लिए होगा पर्टिकुलर इंडिविजुअल लेवल पे। देन वी रेफर टू स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस और मेंटल प्रोसेसेस, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। तो मेंटल प्रोसेसेस हम लोग कब यूज कर रहे होते हैं, जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में बात करते हैं, किसी को कुछ याद करने के लिए, कुछ समझने के लिए, कुछ अंडरस्टैंड करने के लिए, सब चीजें देखी जाती है। और इससे हमें क्या पता चलता है, हमारी ब्रेन एक्टिविटी का यूज यहाँ पे किया जाता है। तो कहते हैं जब भी आप एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हो तो हमारा ब्रेन एक्टिविटी या मेंटल प्रोसेसेस हमारा यूज हो रहा होता है। हाउएवर ये कहते हैं ब्रेन एक्टिविटीज मेंटल प्रोसेसेस आर द सेम, ये कहते हैं कि सेम नहीं है, सेम नहीं है, इंटरडिपेंडेंट जरूर है। बिकॉज ब्रेन होगा तो मेंटल प्रोसेस हो पाएगा, ब्रेन नहीं होगा तो मेंटल प्रोसेस नहीं। ऑब्वियसली हर एक इंसान के पास ब्रेन होता है, पर हम लोग बोलते हैं तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या, कभी कभी डांट लगा देते हैं। तो एक्चुअली वो कहने का मतलब नहीं है कि दिमाग ये नहीं समझते कि आपने ढंग से उस चीज़ को जो है ठीक मतलब ढंग से उस चीज़ को समझा नहीं या अंडरस्टैंड नहीं किया या उसको कैलकुलेट नहीं किया, किसी भी चीज़ से बोला जा सकता है। तो ऑब्वियसली जिनका ब्रेन डैमेज होगा तो मेंटल प्रोसेसेस कुछ हद तक काम करेंगे, कुछ हद तक काम नहीं करते। अब जैसे जो लोग कोमा में चले जाते हैं तो उनका ब्रेन डेड हो जाता है, एक तरीके से कुछ नहीं कर रहा होता, ठीक है, उनको कुछ नहीं पता चलता हमारे आसपास क्या हो रहा होता है, तो वो एक डिफरेंट प्रोसेस है, बट मेंटली कुछ ना कुछ चल जरूर रहा होता है। तो इंटरडिपेंडेंट है, मेंटल एक्टिविटीज और न्यूरल एक्टिविटीज म्यूचुअली ओवरलैपिंग है बट आइडेंटिकल नहीं है। अनलाइक द ब्रेन, माइंड डज नॉट हैव अ फिजिकल प्रेजेंस और स्ट्रक्चर एज अ लोकेशन, ये नहीं है। ब्रेन का फिजिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे है, माइंड का नहीं है यहाँ पे, ठीक है, माइंड का कोई स्ट्रक्चर नहीं है।
माइंड कैसे इमर्ज होता है यहाँ पे, which emerges and evolves as our interactions and experience in this world get dynamically organized in the form of a system which is responsible for the occurrence of mental processes। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि माइंड जब भी आप कुछ चीज़ कहीं जाते हो, कुछ एक्सपीरियंस कर पाते हो, इंटरेक्शंस करते हो लोगों के साथ, दुनिया देखते हो, वर्ल्डली अफेयर्स है, इन सब चीज़ों में पढ़ रहे होते हो, तो आपको समझ आता है कि हमारा माइंड जो है डेवलप कर रहा है यहाँ पे एक्सपीरियंसेस इंटीग्रेट कर करके, ठीक है। और ऑब्वियसली मेंटल प्रोसेस तो उसमें भी चल ही रहे होते हैं। और फर्दर हमने बोला ब्रेन एक्टिविटीज प्रोवाइड इंपॉर्टेंट क्लूज एज टू हाउ आवर माइंड फंक्शंस बट द कॉन्शियसनेस ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस, एक मिनट, but consciousness of our experiences and the mental processes are much more than the neural or brain activities. Even when we are asleep, जब हम सो रहे होते हैं कोई ना कोई मेंटल एक्टिविटी चल रही होती है। जब हम सपना देखते हैं और एट द सेम टाइम किसी ने बेल बजा दी टिंग टोंग, तो हमारी नींद खुल जाती है, वो दरवाजे पे कोई आया है, भाग के जाओ। तो मेंटल प्रोसेसेस इन्होंने क्या बोला है, रिमेंबरिंग, लर्निंग, नोइंग, परसीविंग, फीलिंग आर ऑफ इंटरेस्ट टू साइकोलॉजिस्ट। दे स्टडी दिस प्रोसेस, try to understand how the mind works and to help us improve the uses and application of these mental capabilities। ठीक है, तो उसको और एनहांस करने की कोशिश करी जाती है। ये तो बात होगी मेंटल प्रोसेसेस की, जो कि मैंने बहुत सारा पढ़ दिया, बट ऊपर ऊपर के पोर्शन ही आपको करने हैं। मेंटल प्रोसेस क्या है, ब्रेन और मेंटल एक्टिविटीज कैसे सेम नहीं है वो इन्होंने यहाँ पे बता दिया। अब जो है इन्होंने बोला साइकोलॉजिस्ट जो है एक्सपीरियंसेस को भी पढ़ता है, ठीक है। तो ईच एंड एवरी फिनोमेना आपके लिए एक्सपीरियंस है, ठीक है। आप पहली बार स्कूल गए, एक्सपीरियंस है। आप जो है टेस्ट में पास हो गए, एक्सपीरियंस है। मुश्किल टेस्ट में पास हो गए, और ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। आप क्लास शिफ्ट करते हो, चेंज करते हो, जैसे एग्जाम पास करके, तो एक्सपीरियंस है। आप किसी से कहीं पे पहली बार ट्यूशन पढ़ने जा रहे हो, वो एक्सपीरियंस है। हर जगह किसी से पहली बार मिल रहे हो, एक्सपीरियंस है। तो साइकोलॉजिस्ट एक्सपीरियंसेस को भी पढ़ रहा होता है, जो कि सब्जेक्टिव इन नेचर है। तो व्हाट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस दीज आर सब्जेक्टिव इन नेचर, ठीक है। तो वही चीज अगर सिफत दिख रही है तो उसका एक्सपीरियंस सब्जेक्टिवली डिफरेंट हो सकता है, मेरा डिफरेंस होता है, रिद्धि का डिफरेंस हो सकता है। पता उन्हीं लोगों को होगा जिन्होंने एक्सपीरियंस किया। इसलिए कहते हैं एक्सपीरियंसेस आर एम्बेडेड इन आवर अवेयरनेस अंदर और कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो वो छाप छोड़ देता है हमारे, ओह क्या मजा है, आज मैंने सीख कबाब बनाए, सिफत ने और रिद्धि ने पहली बार खाए और मैंने भी पहली बार बनाया। बोले सर खा के मजा आ गया, मेरे को तो अभी भी फील आ रही है, ठीक है। तो वो बोले एक्सपीरियंस, वाह सर दोबारा खाएंगे, वाह वाह क्या बात है, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने बताया, तो ये एक्सपीरियंस रह जाएगा कि हाँ सर ने पहली बार बनाए थे, खाए थे, तो मज़ा आया हमें खा के। सो साइकोलॉजिस्ट आर फोकस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस ऑफ पेन बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय टर्मिनली इल पेशेंट्स और ऑफ साइकोलॉजिकल पेन फेल्ट इन द बेरीवमेंट। Besides, experience will lead to positive feelings such as in romantic encounters, ठीक है। तो इन्होंने बोला साइकोलॉजिस्ट ने हर चीज़ पढ़ी है, जिन लोगों को एक्सीडेंट हुआ है, जो लोग पेन में है, जिसको कोई छोड़ के चला गया है, धोखा हो गया है, रोमांटिक एनकाउंटर्स है, ठीक है। इन सब में आपका जो है आप क्या कर रहे हो, एक्सपीरियंसेस देख रहे हो, ठीक है। एजोटेरिक और एक्सोटेरिक एक्सपीरियंसेस होते हैं। एक्सोटेरिक बाहर देख सकते हो, एजोटेरिक इंटरनल होते हैं। जैसे कहते हैं जब एक योगी है कोई, है ना, जो गुरु है, वो मेडिटेट कर रहा होता है, डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में चला जाता है, नया काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है। जब आप ड्रग्स लेते हो, दारू पीते हो, ठीक है, वो भी एक डिफरेंट काइंड ऑफ जो है एक्सपीरियंस यहाँ पे हो जाता है। तो एक्सपीरियंस जो है इन्फ्लुएंस होता है हमारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशंस के हिसाब से। अगर आप गर्मी में भरी बस में ट्रैवल कर रहे हो, आपको बहुत परेशानी होगी, बट सेम सिचुएशन ही है, बट आपके दोस्त आ रहे हैं, आप पिकनिक पे जा रहे हो भरी गर्मी में, हम तो जाया करते थे, ठीक है, भरी गर्मी में बिना एसी के शोर शराबा मचाते हो, वही चीज़ आप इंजॉय कर रहे होते हो। तो इट डिपेंड्स इंटरनल एक्सटर्नल, बिकॉज वो बस में तो सारे लोग अनअवेयर है ना, नॉर्मल बस में जो चढ़े, बट जो दोस्तों यारों की बस में आप चढ़े हुए हो, है ना, तो उसमें आप जो है सब कुछ जानते हो, ये चीज़ हमने बताई। एंड लास्ट चीज़ जो ये रिकॉर्ड कर रहे होते हैं वो है आपके बिहेवियर्स। तो साइकोलॉजिस्ट ये भी जानने पे जो है बड़ा एक्साइटेड होते हैं कि बिहेवियर्स भी हमें रिकॉर्ड करने हैं। तो वो बोलते हैं बिहेवियर्स क्या है, बिहेवियर्स बोलते हैं हमारे रिस्पॉन्सेज हैं, हमारे रिएक्शंस हैं, वी मेक और एक्टिविटीज़ वी एंगेज इन। जब भी हम किसी भी कोई भी ऐसा रिएक्शन, कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे होते हैं, किसी भी तरीके के एक्टिविटीज़ में हम इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। एंड व्हेन समथिंग इज हर्ल्ड एट यू, योर आई ब्लिंक्स इन अ सिंपलेस्ट रिफ्लेक्स एक्शन। तो जैसे किसी ने कुछ मारा, आप पीछे हो गए, रिफ्लेक्स एक्शन है, आंखें जो है छपक गई या कुछ हो गया इस तरीके से। यू आर टेकिंग एन एग्जामिनेशन, यू फील योर हार्ट पाउंडिंग, you decide to go for a particular movie with a friend,
Behaviors may be simple or complex, short or enduring. Some behaviors are overt, some behavior are covert. Overt behavior होते हैं outside, जो देख सकते हो आप, ठीक है, और overt होते हैं inside, अंदर जो चल रहे हैं, ठीक है, दोनों चीजें होती है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओवर्ट कोवर्ट बिहेवियर आ जाता है आपका 2 मार्कर 3 मार्कर तक, 1 मार्कर में भी आ जाता है, मार्क कर लीजिएगा। जो भी अभी हमने पढ़ा है यहाँ से स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि अगर आप देखते हो कि गेम ऑफ चेस चल रही है तो एक इंसान जो है अंदर सोच रहा है कि क्या मूव करना है, तो वो कोवर्ट बिहेवियर है। जैसे वो मूव चल देता है वो ओवर्ट बिहेवियर है, बिकॉज ही और शी वाज प्लानिंग फॉर अ नेक्स्ट मूव, हिज और अ नेक्स्ट मूव। और ये कहते हैं all behaviors covert or overt are associated with or triggered by stimulus in the environment or changes that happen internally। तो इसके पीछे कोई ना कोई स्टिमुलस होता है। बहुत बार हमने स्टिमुलस वाला वर्ड पढ़ ही लिया था। स्टिमुलस इज कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल वेरिएबल की तरह काम कर रहा होता है, कोई भी इवेंट या कॉज, ऑब्जेक्ट, इंसान, कोई भी हो सकता है जो स्टिमुलस की तरह काम कर रहा है। यू मे सी अ टाइगर and run or think that there is a tiger and decide to flee. Some psychologists study behavior as an association between stimulus response। ये हमने पढ़ा था, stimulus and response, SR response हमने पढ़ ही लिया था, ठीक है। तो इस तरीके से भी ये समझा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपके बेसिक सी चीजें थी। व्हाट इज साइकोलॉजी, साइकी सोल, व्हाट इज बिहेवियर, व्हाट इज मेंटल प्रोसेस, व्हाट इज एक्सपीरियंस, व्हाट इज साइकोलॉजी की डेफिनेशन, व्हाट आर ओवर्ट एंड कोवर्ट बिहेवियर, जो कि इन्होंने यहाँ पे बताया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन है। इसमें से आता जाता कुछ नहीं है, सिर्फ आपको रीडिंग पे रखना है। तो इसके आगे लिख लीजिएगा बड़ा बड़ा कि आपको रीड करना है, पढ़ के जाना है, बट याद कुछ नहीं करना है ऐसा जितना ज्यादा, ठीक है। ऑल्दो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस कभी ना कभी आ जाते हैं, बहुत रेयरेस्ट है, बट फिलहाल के लिए इसको आप रीडिंग पे रखो, क्योंकि मैं हर साल कभी इसको कराता नहीं हूँ। क्योंकि इसमें तुम्हें पता है साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन कहाँ से इमर्ज हुआ है, वो हम बाद में देखते हैं। पहले हम मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कर लेंगे। अब ये दो चीजें इन्होंने यहाँ पे फिर बोली है कि साइकोलॉजी एक नेचुरल साइंस है, साइकोलॉजी एक सोशल साइंस है, ठीक है। अब कंप्लीटली नेचुरल साइंस नहीं है और सोशल साइंस तो एक हद तक है, तो वो इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है। ये क्वेश्चन आपके 4 मार्कर आ जाते हैं, कभी कभी इसमें डिफरेंस बिटवीन भी आ जाता है, तो 4 और 6 में भी कवर हो जाता है। वाई साइकोलॉजी नेचुरल साइंस, वाई साइकोलॉजी सोशल साइंस, ठीक है। अब नेचुरल साइंस क्या होता है? नेचुरल साइंस में आपने देखा ही होगा, आप 10th से निकल के अभी आए ही हैं जस्ट, और उससे भी पहले जो है साइंस में ही आप उलझे हुए थे। तो साइंस क्या पढ़ता है? साइंस पढ़ता है ये फिनोमिना है, ये कॉज है, इसका कॉज का इफेक्ट हमें देखने को क्लियरली हमें दिख जाता है, ठीक है। साइकोलॉजी कंप्लीटली नेचुरल साइंस नहीं है, साइंस तो है, कंप्लीटली नेचुरल साइंस नहीं है। तो वो क्यों नहीं है, पढ़ते हैं। कहता है इट हैज बीन मेंशन्ड अर्लियर दैट साइकोलॉजी हैज इट्स रूट्स इन फिलॉसफी। However, modern psychology is developed because of the application of scientific method to study psychological phenomena. Science places a great deal of emphasis on objectivity, which can be obtained if there is consensus on the definition of a concept and how it can be measured. तो साइंस क्या कहता है? ऑब्जेक्टिविटी। साइंस कहता है कॉन्सेप्ट होना चाहिए, साइंस कहता है हम उसको मेजर कर सकते हैं, ये चीज देखी जाती है। Psychology was influenced by Descartes and later on the developments in physics has grown by following what is called as hypothetico-deductive model। साइकोलॉजी में hypothetico-deductive model के ऊपर काम किया जाता है, इसको अंडरलाइन कर लेना, डेस्कार्टेस ने दिया था, 1 मार्कर शायद आ जाए। कहने का मतलब साइकोलॉजी एजम्पशन के ऊपर काम करता है। हिपोथेसिस डिडक्शन का मतलब होता है एजम्पशंस, ABCDEFGH, बहुत सारे एजम्पशंस हो सकती है, ठीक है। And the model suggests that scientific advancement can take place if you have a theory to explain a phenomenon। Scientific advancements क्या होगी? आपके पास क्यों थ्योरी होनी चाहिए? हाँ, न्यूटन बैठा हुआ था पेड़ के नीचे, उसने बोला सेब गिरा, बोला ग्रेविटी। कहते हैं ग्रेविटी तो उससे पहले भी एग्जिस्ट कर रही थी, उसने ही एक्सप्लेन किया ग्रेविटी क्या। किसी ने बिग बैंग किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, अलग अलग थ्योरी जो है इन्होंने बोली गई। फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, फिजिसिस्ट है व्हाट इज कॉल्ड अ बिग बैंग थ्योरी टू एक्सप्लेन हाउ द यूनिवर्स केम टू बी फॉर्म। Theory is nothing but but a set of statements about how a certain complex phenomena can be explained with the help of propositions which are interrelated। तो थ्योरी क्या होती है? ठीक है, थ्योरी ये नहीं है जो इतनी सारी लिखी हुई है। थ्योरी क्या है? आप जो सेट ऑफ स्टेटमेंट देते हो कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होएगा। साइंस में तो वो क्लियरली आ जाता है, कभी कभी खराब भी हो जाता है। साइकोलॉजी में ऐसा नहीं देखते। मैंने बोला अगर मान के चलो जैसे वो डॉग वाला एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, डॉग के लिए बेल बजा रहे, मीट पाउडर प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हमने तो बेल बजाई और मीट पाउडर भी ले गए, डॉग भाई साहब ने जो है सेलिब्रेट ही नहीं किया, लो हो गया एक्सपेरिमेंट ऐसे कैसे कर लो बात। अब बैठे रहो मीट पाउडर का, उसको ग्रेवी बनाओ, खुद खा जाओ, ठीक है। तो ये उसने क्या एज्यूम किया कि
बेल बजेगी, मिल्क पाउडर प्रोड्यूस करेंगे तो सेलिब्रेट होएगा, डॉग सेलिब्रेट कर भी रहा था इनफैक्ट। और अगर डॉग ने सेलिब्रेट नहीं किया तो ठीक है, या आपने बेल नहीं बजाई तो कुछ भी, बहुत सारी चीजों का फर्क यहाँ पे पड़ जाता है। बेस्ड ऑन अ थ्योरी साइंटिस्ट क्या करते हैं, डिड्यूस या प्रपोज करते हैं, हिपोथेसिस एज्यूम करते हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं कि एक ऐसा फिनोमिना हो सकता है। हिपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, उसको सच या झूठ बताया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एम्पेरिकल डेटा गैदर। ऐसा ही होता है। तो आपने जैसे वहां पे क्लासिकल कंडीशन में एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए तो उसको रियलाइज हुआ कि बेल बजते ही डॉग ने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। अगर वो नहीं किया होता, ट्रायल्स नहीं किए होते तो वैसे पता चलता। ठीक है। एंड यूजिंग द थ्योरीज रिवाइज्ड, अगर थ्योरी में बदलाव किया जा सकता है अगर आपका हिपोथेसिस कहीं इधर उधर हो जाता है। एंड यूजिंग द अबव अप्रोच साइकोलॉजिस्ट हैव डेवलप्ड थ्योरीज ऑफ लर्निंग। तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट इसके ऊपर काम किया। उन्होंने बोला लर्निंग के ऊपर थ्योरी बनाई, मेमोरी, अटेंशन, परसेप्शन, मोटिवेशन, इमोशन, एंड हैव मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस till date. Most of the research in psychology follow this approach. Apart from this, psychologists have also been considerably influenced by evolutionary approach, which is dominant in biological sciences. This approach has also been used to explain diverse kind of psychological phenomena such as attachment and aggression, to mention a just few. तो biological point of view से भी इसको समझा गया है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका था साइकोलॉजी एज ए नेचुरल साइंस। अब लिखा तो नहीं है कहीं पे नेचुरल साइंस, तो कम्प्लीटली नेचुरल साइंस नहीं है। कॉज एंड इफेक्ट देखा जाता है, एजम्पशन देखी जाती है, ऐसे साइंस में होता है। एंड फर्दर इन्होंने बोला कि साइकोलॉजी जो है सोशल साइंस भी है। तो ऑब्वियसली अब जैसे क्या होता है, बाहर की कंट्रीज में देखोगे तो साइकोलॉजी साइंस में पढ़ाई जाती है। हमारे यहाँ पे ह्यूमैनिटीज में भी पढ़ा देते हैं, हमारे यहाँ पे साइंस में भी पढ़ाते हैं, दोनों चीजें देखी जाती है। तो सोशल साइंस है कि नहीं है, ऑब्वियसली है। कैसे है सोशल साइंस, क्यों है साइकोलॉजी सोशल साइंस? इसलिए है बिकॉज ये इंडिविजुअल को पढ़ता है, उसके बिहेवियर एक्सपीरियंसेस को पढ़ता है, मेंटल प्रोसेसेस को पढ़ता है, तो इसलिए सोशल साइंस भी है। बिकॉज क्योंकि जब आप इंडिविजुअल को स्टडी करते हो, ग्रुप्स को स्टडी करते हो, तो सब चीजें सोशल साइंस का पार्ट बन जाती है। ठीक है जी, एक सेकंड। तो इन्होंने क्या बोला, क्या बताते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल के साथ समझाया हुआ है। आप उसको एग्जाम्पल को यूज कर सकते हो, वरना कट शॉर्ट करके आप लिख सकते हो वहां पे। कहते वी मेंशन्ड अबव दैट साइकोलॉजी इज रिकॉग्नाइज्ड मोर एज अ सोशल साइंस बिकॉज इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन देयर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो आपका एक सोशल कल्चर है, आपका एक जो है सोशल कल्चर एक आपका एग्जिस्ट करता है, आपकी एक सोसाइटी है, आपका एक कल्चर है, उसमें एक इंसान अपने तरीके से बिहेव कर रहा होता है। ह्यूमंस आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय दियर सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट, दे आल्सो क्रिएट देम। कई बार लोग क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, तो उनका वो सोशल कल्चर बन जाता है, और ऐसा हुआ भी है। ठीक है, सो साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस डिसिप्लिन फोकसेस ऑन ह्यूमन आज सोशल बीइंग। कंसिडर ये एग्जाम्पल ये है रंजीता एंड शबनम का, बड़ा प्यारा सा सुंदर सा भावनात्मक एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने दिया है, दैट्स इमोशनल। रंजीता शबनम सेम क्लास में थे, ऑल्दो वो सेम क्लास में थे, they were just acquainted with each other and their lives were quite different. Ranjita came from a farmer's family. Her grandparents and elder brother worked in their own farm. They lived together in their house in the village. Ranjita was a good athlete and was the best long distance runner in the school. She loved meeting people and making friends. So एकदम बढ़िया personality, outgoing personality. Unlike her, Shabnam lived with her mother in the same village. Her father worked in an office in a town nearby, came home during holidays. Shabnam was a good artist, loved staying home and taking care of younger brother. She was shy and avoided meeting people. Last year, there was a very heavy rain. The river nearby overflowed into the village. Many houses in the low-lying areas were flooded. The villagers got together, organized help, and gave shelter to people in distress. Shabnam's house was also flooded, and she came to live in Ranjita's house with her mother and brother. Ranjita was happy helping the family and making them feel comfortable in her house. When the flood water receded, Ranjita's mother and grandmother helped Shabnam's mothers to set up their house. The two families became close. Ranjita and Shabnam also became very good friends. ये क्या है, ये सोशल, ये जो अभी हमने पढ़ा, ये सोशल कॉन्टेक्स्ट का पार्ट है। साइंस नहीं बोलेंगे, सोशल कॉन्टेक्स्ट। ऑब्वियसली इट डज नॉट हैपन एवरी टाइम, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, लोग मजबूरी का फायदा भी उठा लेते हैं, बोलते हैं हमारे पास सामान नहीं है, जगह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा भी करा जाता है। बट अभी सोशल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हो कि जब एक प्रॉब्लम चल रही है, एक प्रॉब्लम है, एक इंसान दूसरे इंसान की मदद कर रहा है, एंड उससे जो है दूसरे लोगों की पहचान बन गई। एंड रंजीता क्योंकि आउटगोइंग थी, थोड़ी सी एक्सट्रोवर्ट थी, तो उसने जाके हेल्प करी, तो ऑब्वियसली उसका एक जो है कॉन्सिक्वेंस हमें देखने को मिला।
तो कहते हैं इस केस में रंजीता और शबनम जो है दोनों डिफरेंट पर्सन है, दोनों की फैमिलीज और सोशल कल्चर कंडीशन डिफरेंट है, एंड यू कैन सी सम रेगुलरिटी इन द रिलेशनशिप ऑफ देयर नेचर, एक्सपीरियंस एंड मेंटल प्रोसेस विद देयर सोशल फिजिकल एनवायरनमेंट. But at the same time, there are variations in their behavior experience which would be difficult to predict using the known psychological principles. ठीक है, तो मतलब मैं बोलूँगा कि मैं बोलता हूँ कि रिद्धि स्लाइटली मेरे जैसी है, मैं बोलता हूँ सिफत स्लाइटली मेरे जैसी है. अभी मैंने तो देख के बोल दिया या मैंने समझ के ऐसे देख के बोल दिया या बात करके बोल दिया, क्या पता ऐसा ना हो, बिकॉज हर एक इंसान डिफरेंट हो जाता है. ठीक है, सो वन कैन अंडरस्टैंड व्हाई एंड हाउ इंडिविजुअल्स इन कम्युनिटीज बिकम क्वाइट हेल्पफुल एंड सेल्फ सैक्रिफाइसिंग इन क्राइसिस एज वाज द केस विद द पीपल इन विलेज ऑफ रंजीता एंड शबनम. ठीक है, प्रॉब्लम होती है, अब शायद सिफत हो, शायद मैं हूँ, चाहे रिद्धि हो या और कोई रिद्धि सिफत या मेरे दोस्त हो या सोसाइटी एट लार्ज हो, प्रॉब्लम होती है तो हम मदद करने को तैयार रहते हैं. ठीक है, इस तरीके से हम लोग तैयार हो जाते हैं. क्यों करते हैं ऐसा, या लोग मदद एट द सेम टाइम मदद क्यों नहीं करते, वो जानने की जरूरत है. बट इवन इन द केस नॉट एवरी विलेजर वॉज इक्वली हेल्पफुल एंड ऑल्सो अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस, नॉट एवरी कम्युनिटी इज सो फोर्थकमिंग. इन फैक्ट समटाइम्स द ऑपोजिट इज ट्रू, पीपल बिकम एंटी सोशल अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस. मैंने अभी बताया, indulging in looting and exploitation when some crisis occurs. This showed that psychology deals with human behavior and experience in the context of a society and culture. Thus, psychology is a social science with a focus on the individual and communities in relation to their socio-cultural and physical environment. तो ये चीज़ पढ़ी जाती है, इसीलिए यही बोलते हैं कि कैसे क्यों हुआ ऐसा, लोगों ने इंसान की मदद क्यों करी, क्यों नहीं करी. अभी जैसे क्या लॉकडाउन हो रखा था, बहुत लोगों को नुकसान हुआ कोरोना में. तो अब जैसे ठीक है, जो अच्छी प्रिविलेज फैमिलीज हैं जिनके अपने घर है या सही काम चल रहा है, तो उनको कोई थोड़ी बहुत दिक्कत तो हुई उनके साथ भी, ज़्यादा भी हुई उनके साथ भी, बट काम चलता रहा. बट ऐसे बहुत गरीब लोग थे, खाने को नहीं था, तो लोगों ने लंगर लगा रखे थे, लोग दूर दूर जाके खाने बांट रहे थे. क्यों किया ऐसे, प्रॉब्लम थी क्या, ऐसे रेगुलर में करते थे वो नहीं. अब क्यों किया, कोई फायदा था नहीं, बस इंसानियत, उनको लगा कि हाँ लोगों को ज़रूरत हो सकती है तो लोगों ने किया. ठीक है, तो ये चीज़ वहाँ पे देखने को आपको मिल जाती है. तो ये इन्होंने साइकोलॉजी एज ए नेचुरल एंड सोशल साइंस बताया. ठीक है, रिद्धि यहाँ तक समझ आया जितना हमने किया? यस सर. ओके सर. एक मिनट. एक मिनट. So going to another topic, not coming back to actually, going to another topic, पेज नंबर 6 पे है अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर. ठीक है, तो आपका दिमाग, ठीक है, ब्रेन तो ऑब्वियसली है, माइंड एंड बिहेवियर के बारे में बात करी जाती है. ठीक है, तो अब ये भी बड़ा डिफरेंस ऑफ फिनोमिना है जो इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, इसको समझना ज़रूरी है. तो ये क्वेश्चन जैसे ओवरऑल 4 मार्क्स का आ जाता है, इसमें से एक क्वेश्चन और है जो 1-2 मार्कर रहता है साइको न्यूरोइम्यूनोलॉजी का, अभी आगे पढ़ेंगे. तो ये क्या कहते हैं, देखिए, यू विल रिकॉल दैट साइकोलॉजी वंस डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ द माइंड. ठीक है, पहले बोलते थे दिमाग को पढ़ते हो जी, माइंड को पढ़ते हो, है ना, ऐसे बोलते थे. और फॉर many decades mind remained a taboo in psychology because it could not be defined in concrete behavioral terms or its location could not be indicated. So if the time mind has returned to psychology, we should thank neuroscientists like Sperry, physicists like Penrose, who have given it respect which it deserved and now has. तो दिमाग मतलब कहते हैं माइंड का कोई लोकेशन नहीं है. ठीक है, माइंड का कोई प्रेजेंस नहीं है, ब्रेन का प्रेजेंस है, माइंड का कोई प्रेजेंस नहीं है. और एक टैबू था लोगों को क्योंकि पता ही नहीं था, क्योंकि ब्रेन तो एग्जिस्टेंस था, माइंड क्या है अपना, वो कहते हैं ना, या तो दिमाग नहीं लगाता कैसे काम करता है, दिमाग तो है, फिर बोल रहे दिमाग नहीं लगाता. तो मतलब वहाँ पे ना कॉमन सेंस है या प्रैक्टिकलिटी है या और भी कोई जो है फिलोसफिकल डेफिनेशन है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे वो नहीं पता चलता. ठीक है, तो इसमें इन्होंने बोला स्पेरी और पेनरोज ने बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किया. कहते हैं देयर आर साइंटिस्ट इन वेरियस डिसिप्लिन including psychology who think that a unified theory of the mind is a possibility although it is still far away. तो माइंड अभी भी कई लोगों को समझ नहीं आता, वैसे तो बहुत पुरानी बुक है बट बहुत सारे जो है थ्योरीज इस पर आ चुकी है. कहते हैं व्हाट इज माइंड, इज इट सेम एज ब्रेन? इट इज ट्रू दैट माइंड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ब्रेन बट माइंड इज अ सेपरेट एंटिटी. तो कहते हैं माइंड बिना ब्रेन के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ब्रेन है तो माइंड है. और पर कहते हैं माइंड जो है सेपरेट एंटिटी भी है.
This can be appreciated on account of several interesting cases that have been documented. Some patient whose occipital lobes, which are responsible for vision, was surgically removed, have been found to be responding correctly to the location and configuration of visual cues. तो कहने का मतलब ये है कि जीता जागता इंसान है, सर्जरी करके ऑसिपिटल लोब्स हटा दी, विजन हटा दिया, तो अब इंसान को क्योंकि उसने सारी चीजें देखी होंगी तो वो एग्जैक्टली वैसे ही रिस्पॉन्ड कर रहा था क्योंकि उसको सब चीजें पता थी. बट अगर कोई ब्लाइंड होता बचपन से तो नहीं कर पाता. सिमिलरली एक एमेच्योर एथलीट है हु लॉस्ट हिज आर्म इन अ मोटरसाइकिल एक्सीडेंट बट कंटिन्यू टू फील एन आर्म एंड ऑल्सो कंटिन्यू टू फील इट्स मूवमेंट. व्हेन ऑफर्ड कॉफी हिज फैंटम आर्म रीच्ड आउट टू कॉफी एंड व्हेन समवन पुल्ड इट अवे ही प्रोटेस्टेड. ठीक है, क्योंकि कट गया था हाथ तो ऑब्वियसली यूज करने की आदत है तो उसने प्रोटेस्ट किया तो ये चीज हुई. तो कहते हैं देयर आर अदर सिमिलर केसेस डॉक्यूमेंटेड बाय न्यूरोसाइंटिस्ट. अ यंग मैन हु सफर्ड ब्रेन इंजरी इन एक्सीडेंट आफ्टर ही रिटर्न होम फ्रॉम हॉस्पिटल क्लेम दैट हिज पेरेंट हैड बीन रिप्लेस्ड बाय डुप्लीकेट्स. दे वर इम्पोस्टर्स, है ना, बहरूपिये हैं. इन ईच ऑफ दीज केसेस द पर्सन हैड सफर्ड फ्रॉम डैमेज ऑफ सम पार्ट ऑफ द ब्रेन but his mind remained intact. It was earlier believed by scientists that there is no relationship between the mind and the body and they were parallel to each other. तो मतलब कई लोगों ने बहुत तरीके की सिचुएशन दी, एग्जाम्पल यहाँ पे बताया. कई लोग बोलते हैं माइंड और ब्रेन पैरेलली चल रहा है, कई लोग बोल रहे हैं इंटरडिपेंडेंस है, कई लोग बोल रहे हैं एक ही चीज है. अलग अलग लोग अलग अलग चीजें बोल रहे हैं. Recent studies से हमें पता चलता है कि there is a relationship between mind and behavior. It has been shown that using positive visualization techniques and feeling positive emotion, one can bring about significant changes in bodily processes. तो कहते हैं जैसे ना जैसे मैंने भी थ्योरीज पढ़ी थी तो कहते हैं जिन लोगों को कैंसर हो जाता है तो एक रिसर्च हुई थी उसमें ना कैंसर पेशेंट को क्या हुआ, 6 महीने एक जगह रखा गया, उनको सिर्फ हैप्पी मूवीज, लाफ्टर के ऊपर मूवीज दिखाई गई और 6 महीने बाद उनको रिकॉर्ड किया तो एक्चुअली में जो उनके नए सेल्स थे, कैंसर के सेल्स सारे खत्म हो गए, नए सेल जो है उनके डेवलप हो गए थे, अच्छे वाले जो कि कैंसरस नहीं थे. तो ये क्या शो करता है, उनको इमेजिन खुश रखा गया. तो कहते हैं कई बार उसमें ये बोला था कि कैंसर से लोग नहीं मरते, कैंसर के डर से लोग ज्यादा मर जाते हैं. ठीक है, इस तरीके से. तो थोड़ा सा उस चीज को ध्यान रखते हुए इन्होंने यहाँ पे बताया. इसका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है. ऑर्निश एक बंदा था, हैज शोन दिस इन अ नंबर ऑफ स्टडीज विद दिस पेशेंट. इन दीज स्टडीज अ पर्सन विद ब्लॉक्ड आर्टरीज was made to visualize that blood was flowing through her or his blocked arteries. After practicing this over a period of time, significant relief was obtained by this patient as the degree of blockage became significantly less. Use of mental imagery, images generated by a person in his mind have been used to cure various kind of phobias. अगर आपको किसी चीज का डर भी होता है तो मेंटल इमेजिनेशन, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन एंड इमेजिनेशन करा के ये सब 12th में आपको पढ़ने को मिलेगा. आपको जो है आपके डरों को, आपके जितने भी तरीके के डर है उसको खत्म कर दिया जाता था. And a new discipline called psychoneuroimmunology has emerged which emphasizes the role played by the mind in strengthening the immune system. तो ये मार्क कर लेना, 1 मार्कर है. साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी एक नया डिसिप्लिन आया है जो कि एम्फोसाइज करता है द रोल प्लेड बाय द माइंड इन स्ट्रेंथनिंग द इम्यून सिस्टम. तो माइंड का बड़ा रोल है. माइंड अच्छा स्ट्रेस फ्री रहते हो, बढ़िया रहते हो, कोई टेंशन परेशानी होती, इम्यून सिस्टम बढ़िया रहता है. कहीं स्ट्रेस लो, कुछ लोग है ना नोजियाटिक हो जाओगे, पेट खराब हो जाएगा, टेंशन हो जाए, सर दर्द होना शुरू हो जाता है, तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम वीकन अप हो जाता है. और जहाँ इम्यून सिस्टम वीकन अप होता है कैंसर वैंसर ये सब चीजें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ठीक है जी, होता है ऐसा कभी कभी. ओके जी. रिद्धि ये क्लियर है, यहाँ से कुछ पूछना है? नहीं सर. ओके. सिफत जी तो अच्छा ठीक है. सिफत आपको कुछ पूछना है? सिफत चंडीगढ़ चले गए क्या? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है. ओके. और लास्ट जो हम करेंगे आज टॉपिक, छोटा है तो बड़ा पर छोटा सा है टॉपिक, एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट. ये आपको अच्छे से करना है दिमाग लगा के. ठीक है, और इसमें काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे करके आ जाती है, कब हुआ, किसने दिया, कौन से ईयर में दिया, तो बहुत चीज़ें इसमें से पूछ लेते हैं. तो आपको अच्छे से ये करना है. इसमें ऑलरेडी एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी पेज नंबर 8 पे है. पॉपुलर नोशन अबाउट डिसिप्लिन मैंने ये छोड़ दो, इसमें से कुछ नहीं आता है, इसको आप रहने दीजिए, सिर्फ रीडिंग कर लेना बस, और कुछ नहीं करना है इसमें से. ठीक है, आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, सीधा पेज नंबर 8 पे, एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी. अब ऑब्वियसली हमें पता तो चलना चाहिए ना साइकोलॉजी कहाँ पे बन के आया है. हमें 11th में साइकोलॉजी दे दिया, अब हमें पढ़ना है तो पता तो चले कहाँ से हमें पढ़ने को मिल रहा है, ये कहाँ किसने बनाया भाई साहब ने.
तो कहते हैं साइकोलॉजी मॉडर्न डिसिप्लिन है, लार्जली वेस्टर्न डेवलपमेंट्स की वजह से शुरू हुआ, छोटी सी हिस्ट्री है, एंशियंट फिलोसफी से निकला, साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस तो है ही है इसका। वी मेंशन अर्लियर कि साइकोलॉजी को ट्रेस बैक किया जा सकता है 1879 में, अंडरलाइन कर लेना, जब पहली एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी बनी थी लिप्जिग जर्मनी में बाय विलहेल्म वुंट। इस भाई साहब ने यहाँ से शुरू कर दी। साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1879 बाय विलहेल्म वुंट इन जर्मनी, इन लिप्जिग जर्मनी। वुंट जो था, विलेम वुंट, ही वॉज इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस, जो हम कॉन्शियसली एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, एंड वांटेड टू एनालाइज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स और द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द माइंड, कैसे माइंड इवॉल्व होता है, कैसे बनता है, क्या है। साइकोलॉजिस्ट जो वुंट के टाइम के थे, दे एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड थ्रू इंट्रोस्पेक्शन, देयरफॉर वर कॉल्ड स्ट्रक्चरलिस्ट। तो ये अंडरलाइन कर लेना, वुंट के टाइम के जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे वो माइंड के स्ट्रक्चर को पढ़ते थे, कैसे माइंड बना है, तैयार कैसे हुआ है, ठीक है। इसलिए उनको थ्रू इंट्रोस्पेक्शन, इसलिए उनको बोला जाता था स्ट्रक्चरलिस्ट। इंट्रोस्पेक्शन क्या है, यहाँ पे 1 और 2 मार्कर आ जाता है। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जहाँ पे इंडिविजुअल और सब्जेक्ट जो है साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में जो भी होते हैं उनको अपने बारे में डिस्क्राइब करने के लिए बोला जाता है, उनके अपने मेंटल प्रोसेस एंड एक्सपीरियंस। इंट्रोस्पेक्शन खुद में अंदर क्या चल रहा है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, झांको अपने अंदर, जानो क्या चल रहा है। However, इन्होंने बोला इंट्रोस्पेक्शन एज अ मेथड, इससे इतने ज्यादा सेटिस्फैक्शन लोगों को नहीं मिली, इसको लेस साइंटिफिक माना गया, बट इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट्स कुड, क्योंकि इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट्स को वेरीफाई नहीं किया जा सकता था, इसकी वजह से नए पर्सपेक्टिव्स बने। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट आए दूसरे, इनका नाम था विलियम जेम्स, इन्होंने साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी बनाई कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में आफ्टर लिप्जिग लेबोरेटरी, इन्होंने डेवलप किया जिसको नाम दिया गया फंक्शनलिस्ट अप्रोच। इंपॉर्टेंट, बोल्ड वाले सारे इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। विलियम फंक्शनलिस्ट अप्रोच पढ़ा माइंड को पढ़ने के लिए। विलियम जेम्स ने बोला कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड, हम ये देखते हैं कि माइंड फंक्शन कैसे करता है, क्योंकि फंक्शनलिस्ट अप्रोच थी इसकी, माइंड फंक्शन, स्ट्रक्चरल वाले स्ट्रक्चर देख रहे हैं, फंक्शनलिस्ट वाले फंक्शन देख रहे हैं, ठीक है, ये चीज बोली गई। फॉर एग्जाम्पल, फंक्शनलिस्ट फोकस ऑन हाउ बिहेवियर एनेबल पीपल टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, ठीक है। And according to William James, consciousness as an ongoing stream of mental process interacting with environment formed the core of psychology. A very influential educational thinker of thought that time, John Dewey, used functionalism to argue that human beings seek to function effectively by adapting to their environment. John Dewey ने ये भी बात बोली, functionalism का वो था यूज किया था इसमें, और ह्यूमन बींग्स ये बोले इफेक्टिवली काम करने की कोशिश करते हैं अपने एनवायरनमेंट को अडेप्ट करके। होता ही है, जिस एनवायरनमेंट में आप होगे उससे अडेप्ट करके आप चल रहे होते हो। एंड अर्ली 20th सेंचुरी में एक नया पर्सपेक्टिव आया, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इन इमर्ज रिएक्शन टू स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म शुरू में आया था, इसको जो है क्रिटिसाइज करके ये आया, और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में फोकस किया गया आपके परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस के ऊपर। ये चैप्टर 5 में भी हमने पढ़ा था, गेस्टाल्ट मीन्स कंप्लीट फिगर, ठीक है, वहां पे तो हमारे परसेप्चुअल एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस किया गया। कहते हैं इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट कंपोनेंट्स ऑफ द माइंड, द गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट आर्ग्यू दैट व्हेन वी लुक एट द वर्ल्ड, आवर परसेप्चुअल एक्सपीरियंस इज मोर देन द सम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ परसेप्शन। तो जब दुनिया को देखते हैं तो हमारे एक्सपीरियंस ज्यादा मैटर करता है रादर देन कंपोनेंट, ये A प्लस B प्लस C प्लस D। अब जैसे मैं बोलता रहता हूँ, मैं ना जब फर्स्ट टाइम उदयपुर गया था, आई थिंक 2016 में गया था, शायद 2016 में गया था। तो उन्हें मुझे ना, मैं किसी को बोलूंगा तो कोई पूछता कहाँ गए, मैंने बोला उदयपुर गया, अब ऐसा था, बढ़िया था, तो मैं बोलूंगा उदयपुर इज कम्प्लीटली मुझे अच्छा लगा। मैं नहीं बोलूंगा अच्छा उदयपुर में ये नदी इसलिए मुझे अच्छा लगा, उदयपुर में ये मंदिर अच्छा लगा, उदयपुर में ये रेस्टोरेंट था, उदयपुर में ये होटल था, ऐसे नहीं बोलूंगा, मुझे कम्प्लीटली उदयपुर बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो इसीलिए जैसे इन्होंने भी यहाँ पे भी यह बात बोली कि परसेप्चुअल एक्सपीरियंस जब आप दुनिया के बारे में कर रहे होते, कॉम्पोनेंट्स नहीं देखते हम लोग, ठीक है, कंपोनेंट्स के ऊपर काम नहीं कर रहे होते हम लोग, जो है देखते हैं यहाँ पे ओवरऑल। एंड इन अदर वर्ड्स व्हाट वी एक्सपीरियंस इज मोर देन द इनपुट रिसीव फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो मतलब जो इनपुट मिलते हैं वो अलग चीज है, जो एक्सपीरियंस किया है वो जो है एक बढ़िया चीज यहाँ पे हो जाती है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सो व्हेन फॉर एग्जाम्पल light from a series of flashing bulbs falls on our retina, we actually experience movement of light. When we see a movie, we actually have a series of rapidly moving images or still pictures falling on our retina. Thus our perceptual experience is more than the elements, ठीक है। तो हमें क्या पता है, हम तो मूवी हॉल में गए, पीछे से वो चला दिया प्रोजेक्टर और हमें मूवी दिख रही है, हमारा परसेप्शन, ओ भाई साहब क्या मूवी है, मजा आ रहा है, 70 mm की स्क्रीन पे हमें बड़ी बड़ी मूवी दिख रही है, एक्टर एक्ट्रेसेस भाग रहे हैं इधर उधर,
ठीक है, तो वो ज्यादा एक्सपीरियंस, हम ये थोड़ी ना प्रोजेक्टर में उन्होंने रील डाली है फिर उसको घुमा रहे हैं हाथ से, पुराने जमाने में होता था, ठीक है, अब उसमें मशीन पे चल रहा है, हमें ओवरऑल देखना होता है। तो ये कहते हैं एक्सपीरियंस इज होलिस्टिक, इट इज गेस्टार्ट, ठीक है, तो गेस्टार्ट मीन्स कंप्लीट फिगर, एक्सपीरियंस इज होलिस्टिक, क्योंकि हमने आगे वाला चैप्टर किया हुआ है तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, तो इसके बारे में पढ़ने को इन्होंने ऑलरेडी बताया, चैप्टर 5 में मिलता है हमें। फिर स्ट्रक्चरलिज्म को क्रिटिसिज्म मिला इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियरिज्म, और 1910 में ये आया था 1910 में आया। जॉन वैटसन ने रिजेक्ट किया द आइडियाज ऑफ माइंड एंड कॉन्शियसनेस एज सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी। उसने बोला कि माइंड और ये कॉन्शियसनेस है, ये सब चीजें हमें नहीं पढ़नी साइकोलॉजी में। ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ साइकोलॉजिस्ट, जो कि अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, इवन पावलोव एंड क्लासिकल कंडीशनिंग। फॉर वैटसन, माइंड इज नॉट ऑब्जर्वेबल एंड इंट्रोस्पेक्शन इज सब्जेक्टिव बिकॉज इट कैन नॉट बी वेरीफाइड बाय अनदर ऑब्जर्वर। अब मैं बोलूंगा सिर्फ अपने अंदर झांको, ठीक है, तो झांकने का मतलब ये नहीं लिटरली झांको, पर अपने आप को जानने की कोशिश करो। रिद्धि को बोलूंगा जानने की, सब्जेक्टिव है, रिद्धि को क्या महसूस हुआ, मुझे क्या हुआ, सिफत को क्या हुआ, इस बेस में क्या हुआ। जॉन वैटसन ने बोला ये फालतू की बकवास है, इसको छोड़ो, ठीक है, और उसने ये भी बोला इंट्रोस्पेक्शन से भी कुछ नहीं होता, और माइंड को हम ऑब्जर्व कर भी नहीं सकते, क्योंकि कहाँ है माइंड, किधर है, वेयर इट इज, लेट्स गो एंड फाइंड इट आउट। तो था नहीं बेचारा, कहीं गया हुआ था घूमने। सो अकॉर्डिंग टू हिम, साइंटिफिक साइकोलॉजी मस्ट फोकस ऑन व्हाट इज ऑब्जर्वेबल एंड वेरीफाइबल। इसको भी फिर कंसिडर किया गया कि जो ऑब्जर्वेबल है, जो वेरीफाइबल है उसको हम लोग देखें। इन्होंने बोला कि साइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ बिहेवियर है, रिस्पॉन्सेज है टू स्टिमुलाई, जिसको हम मेजर और स्टडी कर सकते हैं। जैसे वो क्लासिकल कंडीशनिंग में डॉग को लगा, बेल बजाई, मीट पाउडर पे सेलिब्रेट कर रहा है, मेजर किया जा सकता है, देखा जा सकता है डॉग कर क्या रहा है, कितना कर रहा है, कितना सेलिब्रेट कर रहा है, कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, कितने पे कर रहा है, ठीक है। So behaviorism of Watson was further developed by many influential psychologists who are known as behaviorists. Most prominent among them was the Skinner, who applied behaviorism to wide range of situations and popularized the approach. And उसके बाद फिर जैसे इन्होंने आगे बोला, although behaviorists dominated the field of psychology for several decades after Watson, a number of other approaches and views about psychology and its subject matter were developing around the same time. तो यहाँ तक आते आते बहुत सारे लोग आ गए थे। एक बंदा था उसमें जिसकी थ्योरी आज तक बहुत ज्यादा मानी जाती है, सिगमंड फ्रॉइड बाबा जी, ठीक है, तो इन बाबा जी की बहुत पूजा करी जाती है, जय सिगमंड फ्रॉइड बाबा की, ठीक है। और इसने जो है पूरी दुनिया को हिला डाला। हाँ, उस टाइम टाटा स्काई नहीं था, बट फिर भी दुनिया को हिला डाला, ठीक है, अपनी थ्योरी की वजह से। तो फ्रॉइड ने ये व्यू किया, ह्यूमन बिहेवियर इज अ डायनेमिक मैनिफेस्टेशन ऑफ अनकॉन्शियस डिजायर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। 12th में इसके ऊपर पूरा चैप्टर है, पूरा भर के एकदम बड़ा चैप्टर आपको मिलता है, ठीक है। तो इसने बोला हमारा जो बिहेवियर है डायनेमिक मैनिफेस्टेशन, डायनेमिक मैनिफेस्टेशन इसलिए बोला है जो हम कर रहे हैं, हम डांस कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, मैनिफेस्टेशन है, डायनेमिक है, पहले धीरे धीरे नाच रहे, फिर एक पैग पी लिया हमने और नाच रहे, फिर 2 पैग पी लिया और सारे डीजे वीजे सबको हटा दिया, अकेले नाच रहे, फिर 4-5 पी लिए, फिर 2 गुट पिला दे साकिया पे नाच रहे। डायनेमिक मैनिफेस्टेशन है हमारे अनकॉन्शियस डिजायर का, क्योंकि हम शायद हमारे मन में डिजायर था यार हमें कभी नाचना है और दारू पी के नाचना था, ठीक है, तो अनकॉन्शियस डिजायर था, तो वो पूरा हो गया, आज किसी ने पिला दी तो आज भंड होके नाच रहे। ऐसे ही हमारे अनकॉन्शियस डिजायर्स बहुत सारे होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत सारे होते हैं। सिगमंड फ्रॉइड ने इन चीजों को बहुत पढ़ा, बहुत अमेजिंग थ्योरीज इसने बंदे ने दी थी। इसने फाउंड किया साइको एनालिसिस एज अ सिस्टम टू अंडरस्टैंड एंड क्योर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, व्हाइल फ्रॉइड एंड साइको एनालिसिस viewed human beings as motivated by unconscious desire for gratification or pleasure seeking, often sexual desires. तो इसमें सिगमंड फ्रॉइड की एक्चुअली ज्यादातर थ्योरी ये रही कि हमारे जो अनकॉन्शियस डिजायर होते हैं ज्यादातर हम लोग प्लेजर ढूंढने के ऊपर ज्यादा काम करते हैं, और इसकी ज्यादातर थ्योरी ना सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के ऊपर ज्यादा रही थी, सेक्सुअल नीड्स के ऊपर ज्यादा रही थी, और उसके बेसिस पे काफी सारी चीजें इसने एक्सप्लेन कर दी थी। बट ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव क्या कहता है, जो कि सिगमंड फ्रॉइड के डिसाइपल्स ही थे, कार्ल रॉजर्स, अब्राहम मैस्लो वगैरह, इन्होंने बोला ह्यूमनिस्टिक, ह्यूमन नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, मोर पॉजिटिव अप्रोच लिया गया। इंसान को बोला गया एवरी इंसान हैज अ फ्री विल ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड नेचुरल स्ट्राइविंग टू ग्रो एंड अनफोल्ड देयर इनर पोटेंशियल। सब लोगों के अंदर अपना पोटेंशियल है, सब लोग चाहते हैं हम अपना पोटेंशियल रियलाइज करें। कोई गाना गा के करता है, कोई डांस करके करता है, कोई कुछ करके, कोई पढ़ाई करके करता है, सब चीजें। दे आर्ग्यू दैट कि behaviorism with its emphasis on behavior as determined by environmental condition undermines human freedom and dignity and taken a mechanistic view of human nature। तो लोगों ने, जिन लोगों ने behaviorism बोला, तो मैंने ये क्या कह रहे हैं, आप साइकोलॉजी पढ़ने की कोशिश कर रहे हो behaviorism वाले, वो क्या बोल रहे हैं, सिफत को देख रहा हूं मैं, ऑब्जर्व कर रहा हूं कैसे बिहेव कर रही है, रिद्धि कैसे बिहेव कर रही है, वो साइकोलॉजिकल जो है ऑब्जर्वेशन बनेंगी,
विच वॉज नॉट राइट। इसने बोला फ्री विल है। जब हम अब इन्होंने ये बात बोली ह्यूमनिस्टिक, और वैसे तो सारी चीजों को कंसिडर किया जाता है साइकोलॉजी में, इसलिए हम पढ़ भी रहे हैं। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव ने क्या बोला, हर एक इंसान के पास अपना उसका हर एक इंसान अपने इनर पोटेंशियल को रियलाइज करने की कोशिश करता है, वो जैसे मर्जी करे, ठीक है, ये चीज बोला गया। तो ये जो डिफरेंट अप्रोचेस थे, इससे मॉडर्न साइकोलॉजी भरी, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स है, हर एक पर्सपेक्टिव का अपना अपना फोकस है, अपनी अपनी कॉम्प्लेक्सिटी है, अपने अपने प्रोसेस है, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस भी है हर जगह। एंड सम ऑफ दीज अप्रोचेस हैव लेड फर्दर टू डेवलपमेंट्स इन द डिसिप्लिन एस्पेक्ट्स ऑफ गेस्टाल्ट, जैसे गेस्टाल्ट अप्रोच और स्ट्रक्चरलिज्म को कंबाइन करके कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव बना, ठीक है, जिससे दुनिया के बारे में हम सोच समझ सकते हैं। कॉग्निशन क्या है, वही 1 और 2 मार्कर, बोल्ड वाले सारे इंपॉर्टेंट है, तो अब इसको मार्क करते चलिएगा। कॉग्निशन का मतलब क्या है, आपने पढ़ ही लिया होगा, इट इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग, जानना, इट इन्वॉल्व सोचना, समझना, परसेप्शन, आपकी जो है धारणाएं, ठीक है, आप जो है समझते हो चीजों को, मेमोराइजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, होस्ट ऑफ अदर मेंटल प्रोसेस बाय विच आवर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड डेवलप्स, मेकिंग अस एबल टू डील विद द एनवायरनमेंट इन स्पेसिफिक वेज। Some cognitive psychology view the human mind as an information processing system like the computer। तो हमारा माइंड क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की तरह। कुछ बोला है, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे हो, सर बोल रहे हो, क्या शब्द है, शब्दों का उच्चारण दिमाग में लग रहा है, सुने जा रहे हैं, समझे जा रहे हैं, तो इस साथ के साथ आपका कॉग्निशन एक्चुअली में काम कर रहा है, ठीक है। सो माइंड अकॉर्डिंग टू दिस व्यू इज लाइक अ कंप्यूटर एंड इट रिसीव, प्रोसेस, ट्रांसफॉर्म, स्टोर्स एंड रिट्रीव्स इंफॉर्मेशन, ठीक है। So, modern cognitive psychology views human beings as actively constructing their mind through their exploration into physical and social world. This view is sometimes called as constructivism. ठीक है, तो जब हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं चीजें, जब हम कुछ फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड में, और जब कुछ चीजें एक्टिवली कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं अपने अकॉर्डिंगली, तो वो उस थ्योरी को नाम दिया गया कंस्ट्रक्टिविज्म। एंड जीन पीगेट ने चाइल्ड डेवलपमेंट के केस में, जैसे चैप्टर 4 में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, इसने कंस्ट्रक्टिव जो है कंसिडर किया कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ माइंड। अनदर राइट साइकोलॉजिस्ट है व्योगोत्स्की, इन्होंने बोला ह्यूमन माइंड डेवलप्स थ्रू सोशल एंड कल्चरल प्रोसेस इन विच द माइंड इज यूज्ड एंड कल्चरली कंस्ट्रक्टेड थ्रू जॉइंट इंटरेक्शन बिटवीन एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। तो ये व्योगोत्स्की का व्यू था, इसको भी मार्क कर लीजिएगा। इन अदर वर्ड्स, while for Piaget children actively construct their own minds, Vygotsky took a view that mind is a joint cultural construction and emerges as a result of interaction between children and adults। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग व्यू था, बट सबको कंसिडर यहाँ पे किया जाता है, ठीक है, ये चीज उन्होंने बताई। तो ये आपका पूरे इवोल्यूशन था, स्टेप वाइज इन्होंने लिखा हुआ है, आपको एज इट इज याद करना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो। रिद्धि ये क्लियर है, समझ आया, कोई यहाँ से डाउट तो नहीं है? ठीक है, ओके। तो आज हम फिलहाल इतना ही करेंगे, ठीक है। मेरी दूसरी क्लास का भी टाइम हो गया है ऑलमोस्ट, या 7:32, तो बाकी चीज़ें हम फिर बाद में करते हैं। थोड़ा सा ही बचा है, ये नेक्स्ट क्लास में फिर खत्म हो जाएगा, फिर हम डिस्कस करते हैं इसका करना क्या है, ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। आई होप आपको क्लास हमारी अच्छी लगी हो। वीडियो रिकॉर्ड हो गई है, थोड़ी देर में ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਰਿਪੀਟ ਮੋਡ ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ। ਬਾਏ ਬਾਏ ਸੁਪਰ, ਬਾਏ ਰਿद्धि, बाय सर आपको सिखानी पड़ेगी।